नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आरएस प्री के अंतर्गत विश्व भूगोल को लेके जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल और मैदान। देखिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल और मैदानों को लेके दो तरह के प्रश्न आते हैं। या तो हमें पर्टिकुलर मरुस्थल का प्रकार या उसकी विशेषता पूछी जाती है, या फिर मैदान या मरुस्थल की अवस्थिति किस देश में, किस महाद्वीप में है, उसको लेके प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मरुस्थल और मैदान किस प्रकृति के हमें देखने को मिलेंगे और कौन कौन से मैदान है, कौन कौन से मरुस्थल है, और फिर वहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विश्व के जो मैदान हैं, विश्व के प्रमुख एक तो हमें विश्व के प्रमुख घास के मैदान पूछे जाते हैं, जिसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक उष्ण घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण घास के मैदान। अब जो उष्ण घास के मैदान है, इनमें सवाना है, लानोज है, कैंपास है और सेल्वास। और शीतोष्ण घास के मैदानों के अंतर्गत डाउन्स है, वेल्ड है, प्रेयरिज है, स्टेपीज है, इस प्रकार से हमें घास के मैदानों को पूछा जाता है कि कौन से उष्णकटिबंधीय हैं और कौन से शीतोष्ण हैं और यह कौन से महाद्वीप या देश में अवस्थित है। दूसरा पूछा जाता है मरुस्थल को लेके। मरुस्थल में भी हमें पूछे जाते हैं कि एक तो शीत मरुस्थल कौन से हैं, और दूसरे उष्ण मरुस्थल कौन से। शीत मरुस्थल में जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख हैं, एक तो गोबी का मरुस्थल है, तकलामकान है, और साइबेरिया जो उच्च अक्षांशों में है, यहां है। उष्ण में जब हम बात करते हैं तो इसमें है आटाकामा है, सहारा है, कालाहारी है, गिब्सन है, सैंडी है, तनामी है, सोनोरन है, मोजामे, जो कि उष्ण या उपोष्ण में, जिसमें थार का मरुस्थल भी है। तो इस तरह से हमें
मरुस्थल की कैटेगरी के अनुसार उनकी विशेषता के आधार पर पूछा। अब इसमें आपने यदि यहां 3 अच्छे से अच्छे तैयार कर लिए तो उष्ण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसी में आपने यहां 3-4 अच्छे से याद कर लिए तो शेष सभी जो है कैसे होंगे, शीतोष्ण। तो इनके आधार पे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इन्हीं के आधार पर घास के मैदानों के और मरुस्थल को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी पर हम लोग बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है? ए कैंटरबरी, बी डाउन्स, सी स्टेपिज, डी सेल्वास। अब समझना सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि ऑस्ट्रेलिया की जो पार्क भूमि है वह कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उन्हें ही ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी, कि ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि किसे कहते हैं? डाउन्स को कहते हैं। अब सब समझना यहां से डाउन्स को लेके और क्या पूछा जाता है। अब देखिए, डाउन्स जो है घास के मैदान है, यहां पर मेरिनो भेड़ पाई जाती है, जो विश्व में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है मेरिनो भेड़। इसी डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो यहां पर्वत श्रृंखला है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से 2 नदियां निकलती है जिसे संयुक्त रूप से हम मुरे डार्लिंग नदी के नाम से जानते हैं। यह भी कई बार प्रश्न आता है कि मुरे डार्लिंग का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। अब इनके बीच में भी जो है एक घास का मैदान पाया जाता है। इनके बीच में जो यह दोआब क्षेत्र है, यहां पे सबसे ज्यादा जो है क्या होता है? गेहूं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। और यहां गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है इसे रेवेरिना के नाम से जाना जाता है। यानी कि मुरे और डार्लिंग नदी का जो दोआब प्रदेश है जहां पे गेहूं का उत्पादन होता है उसे रेवेरिना कहते हैं। अब यहां समझना कि राजस्थान में गेहूं उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वह गंगानगर और हनुमानगढ़ गग्गर प्रदेश। और गग्गर प्रदेश में जब हम कृषि विभाग की राजस्थान की मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो हमसे पूछा भी जाता है कि रेवेरिना मिट्टी कहां पाई जाती है। तो राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना, रेवेरिना कहां पाई जाती है? श्री गंगानगर में पाई जाती है। कृषि विभाग के मृदा के वर्गीकरण के अनुसार हमें पूछा जाता है कि रेवेरिना का विस्तार कहां पर है? श्री गंगानगर में। क्यों है? क्योंकि रेवेरिना का सीधा संबंध है गेहूं उत्पादक क्षेत्र से, जो कि मुरे और डार्लिंग नदियों के बीच में ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व के संदर्भ में रेवेरिना पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया, और राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो श्री गंगानगर। तो इस तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि को लेके प्रश्न पूछा। अब बात आती है कैंटरबरी कि कैंटरबरी कहां पर है। तो देखिए, कैंटरबरी जो है यहां भी क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास का मैदान। और यहां जो है यहां है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कैंटरबरी कहा जाता है।
फिर आता है स्टेपिज, यहां भी शीतोष्ण घास के मैदान है। और यहां कहां पर है? यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपिज। फिर है सेल्वास, यहां उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। और यहां कहां पर है? ब्राजील के अंदर। तो इस तरह से हमें जो है ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि और इसके अलावा कैंटरबरी, स्टेपिज और सेल्वास का संबंध कौन से देशों से है और वह किस प्रकार से, यह भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सवाना तुल्य मैदान नहीं है। ए लानोज, बी कैंपास, सी पंपास, डी सेल्वास। अब देखिए सवाना तुल्य, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सवाना घास के जो मैदान हैं यहां कैसे होते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें हम सवाना घास के मैदान कहते हैं। और विश्व में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में एक तो सवाना, सवाना के अलावा लानोज, लानोज के अलावा कैंपास और कैंपास के साथ साथ सेल्वास, यहां सभी जो है यहां क्या है? सवाना घास के मैदान है, यानी कि सवाना तुल्य उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो लानोज यहां वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका में है। कैंपास यहां ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर। दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद है पंपास। अब समझना, पंपास अर्जेंटीना में है। दक्षिण अमेरिका में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां जो पंपास है यहां शीतोष्ण घास के मैदान। इसके बाद है सेल्वास, यहां ब्राजील में है। और यहां कैसा है? ब्राजील दक्षिण अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, कि निम्न में से कौन सा सवाना तुल्य मैदान नहीं है? तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना तुल्य उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। जबकि लानोज, कैंपास और सेल्वास यह दक्षिण अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि वेनेजुएला में, ब्राजील, अर्जेंटीना में और ब्राजील में पाए जाते हैं। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मक्का त्रिभुज की संज्ञा दी गई है? ए प्रेयरिज, बी स्टेपिज, सी वेल्ड, डी सवाना। अब समझना,
मक्का त्रिभुज का मतलब है जहां पर मक्का का उत्पादन होता है। तो विश्व के संदर्भ में बात करते हैं हम मक्का त्रिभुज की। तो जो मक्का त्रिभुज है यहां कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में। मक्का त्रिभुज कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेल्ड। वेल्ड को ही मक्का त्रिभुज की संज्ञा दी गई है। मक्का त्रिभुज कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। अब विद्यार्थी कई बार जल्दबाजी में इसका उत्तर प्रेरिज करके आते हैं। अब समझना यहां से प्रेरिज क्या है? यहां उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान, जो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रेरिज। अब उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कनाडा में, तो कनाडा में प्रेरिज को कहा जाता है गेहूं पेटी। गेहूं का उत्पादन होता है और इसे ही यूएसए में कहा जाता है मक्का पेटी। अब ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहां होता है? यूएसए। मक्का पेटी में, जो कि यूएसए में शीतोष्ण घास के मैदान, जो प्रेरिज घास के मैदान है, उन्हें मक्का पेटी कहा जाता है। जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो वेल्ड, उन्हें मक्का त्रिभुज कहा जाता है। यहां सबसे प्रमुख है, यह ध्यान रखना, गलती मत कर देना। मक्का त्रिभुज अलग है, मक्का पेटी अलग है, गेहूं पेटी। गेहूं पेटी और मक्का पेटी यहां प्रेरिज घास के मैदान को ही कहते हैं, लेकिन जो प्रेरिज घास के मैदान कनाडा में, उन्हें गेहूं पेटी कहा जाता है, और जो यूएसए में, उन्हें हम मक्का पेटी, क्योंकि इस क्षेत्र में, यूएसए में, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादक देश के रूप में जानते हैं। इसके बाद देखिए, बात करते हैं स्टेपिज। यहां यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपिज। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उन्हें हम वेल्ड कहते हैं। लेकिन सवाना, सवाना जो है, यहां उष्ण कटिबंधीय जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उन्हें सवाना कहते हैं। चाहे वह अफ्रीका में है, चाहे वह एशिया में है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया में है, और चाहे वह अन्य किसी महाद्वीप में। बस उसमें लानोज में इन्हें, सॉरी वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है, ब्राजील और अर्जेंटीना में कैंपास कहा जाता है, और ब्राजील में हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। बाकी अन्य जगह जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उन्हें हम सवाना घास के मैदान के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हमें मक्का त्रिभुज को लेके, मक्का पेटी को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सामान्यतः जो यहां से आरएस में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वह सुमेलित करने के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किस देश से या किस महाद्वीप से। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ए प्रेरिज यूएसए, बी फुस्टाज हंगरी, सी वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डी लानोज वेनेजुएला। अब इसमें से कौन सा एक असंगत युग्म है?
अब आप कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझना, प्रेरीज जो यूएसए में, यहां कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। फुस्टाज यहां हंगरी में शीतोष्ण यानी कि जो यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपिज कहलाते हैं, उन्हें हंगरी में क्या कहा जाता है, पुस्टाज का या फुस्टाज कहा जाता है। इसके बाद है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में यहां शीतोष्ण घास का मैदान है। जबकि लानोज वेनेजुएला में यहां उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो अब आपको देखिए, प्रेरीज यूएसए में है, फुस्टाज हंगरी में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है और लानोज वेले। इसका मतलब यहां जो है युग्म तो सही है, लेकिन इस चारों में से असंगत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि 3 जो है वह शीतोष्ण घास के मैदान है और 1 जो है वह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और इस तरह से भी हमें युग्म सही दे रखे होते हैं, लेकिन उसमें से जो है शीतोष्ण और उष्ण के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें जो है असंगत युग्म है। क्लियर हो चुका है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न जो है वह है मरुस्थल से, कि मरुस्थल को लेके किस तरह के प्रश्न आएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट की संज्ञा दी गई है। ए दस्त ए लूट, बी दस्त ए कबीर, सी अन नफुद, डी रूब अल खाली। किसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट कहते हैं। अब यहां पे समझना, यदि आपने कभी थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया हो, तो हम पढ़ते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल यहां ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन जो मरुस्थल है उसका भाग है। कि यहां जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल है, इसके 3 भाग हैं। एक भाग है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग और तीसरा है वह है मध्यवर्ती भाग। अब जो पश्चिमी भाग है इसका विस्तार है उत्तरी अफ्रीका में, जिसे हम सहारा मरुस्थल के रूप में जानते हैं। तो सहारा मरुस्थल जो है वह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का भाग है। मध्यवर्ती भाग जिसका विस्तार ईरान और अरब कंट्रीज में है, उसे कहा जाता है कबीर। और जो पूर्वी भाग है जिसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है, इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। अब समझना कि ग्रेट पेलियो अफ्रीकन मरुस्थल के 3 भाग हैं। सहारा का मरुस्थल है,
कबीर है और थार का मरुस्थल। अब इसमें से दस्त-ए-लूट यहां कहां पर है? ईरान में है। दस्त-ए-कबीर यहां भी ईरान में है। अन-नफूद यहां सऊदी अरब में है और रूब अल खाली यहां भी सऊदी अरब में। अब इसमें से ग्रेट साल्ट डेजर्ट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वह है बी, दस्त-ए-कबीर जो कि ईरान में है, इसे ही ग्रेट साल्ट डेजर्ट की संज्ञा दी गई है। और ये जो चारों ही उष्ण मरुस्थल है। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, इसमें जो रूब अल खाली है यहां विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, जिसे हम क्या बोलते हैं? इर्ग है। क्योंकि मरुस्थल के हम 3 भाग पढ़ते हैं। जैसे सहारा के मरुस्थल में आपको एक तो हमादा मिलता है, एक रेग मिलता है और एक इर्ग मिलता है। थार के मरुस्थल में भी पढ़ते हैं तो हम हमादा को पढ़ते हैं, रेग को पढ़ते हैं और इर्ग को। हमादा यानी कि पथरीला मरुस्थल, रेग यानी कि मिश्रित मरुस्थल और इर्ग यानी कि रेतीला मरुस्थल, जहां केवल रेत के अलावा कुछ नहीं है। और विश्व का सबसे बड़ा जो इर्ग है वह रूब अल खाली है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या है? पेट्रोलियम के भंडार है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार है। और अभी हाल ही में देखा होगा कि भारत के द्वारा सऊदी अरब के साथ समझौते भी किए गए हैं, जिसमें इस पेट्रोलियम भंडार से संबंधित है। और उसके बाद एक स्टेटमेंट भी आया है कि भारत में अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। इसका मतलब है कि हम जो है सऊदी अरब से जो है क्या पेट्रोल और डीजल को आयात करेंगे। हालांकि हमने पहले यूक्रेन युद्ध के आसपास की हम बात करें तो रसिया के साथ भी हम जो है पेट्रोल के लिए समझौता कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ अभी हाल ही में सऊदी अरब के साथ जो डील की गई है यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और G20 के आधार पर यदि हम अपने ज्योग्राफी को तैयार करें तो निश्चित रूप से कई प्रश्न आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आसानी से हम लोग सही कर सकते हैं। जैसे रूब अल खाली अन-नफूद, ये सऊदी अरब के जो है मरुस्थल है, जबकि दस्त-ए-लूट, दस्त-ए-कबीर यहां ईरान के क्या है? मरुस्थल है। और ये चारों ही मरुस्थल कैसे? उष्ण मरुस्थल है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य विस्तृत है? ए किजिलकुम, बी काराकुम, सी तकलामकान, डी गोबी। अब देखिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान यहां जो है मध्य एशियाई देशों के अंतर्गत आते हैं। और उसमें यदि बात करें तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य जो मरुस्थल है उसे कहा जाता है किजिलकुम मरुस्थल कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? ए है किजिलकुम। और किजिलकुम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है लाल रेत। कैसी रेत होती है? लाल रेत। इसकी जो है लाल मिट्टी, यह इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है। यहीं पर बात करते हैं, देखिए काराकुम। काराकुम जो है यहां भी मध्य एशियाई देशों में है। यहां तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है
अब ध्यान रखना, किजिलकुम और काराकुम यहां मध्य एशियाई मरुस्थल है और यहां जो है दो देशों में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में किलिजकुम और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में काराकुम। इसलिए सुमेलित करने में विद्यार्थी गलती कर सकते हैं। कजाकिस्तान दोनों में आएगा, लेकिन एक में उज्बेकिस्तान आएगा तो दूसरे में तुर्कमेनिस्तान आएगा। अब बात करते हैं तकला और मकान। तकला माकन भी कहते हैं, यहां चीन में है और यहां एक ऐसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, जो कि टिएन शान पर्वत जो है, टिएन शान पर्वत और यहां ट्विएन शान पर्वत हैं और यहां पर कुनलुन जो पर्वत है, इन दोनों पर्वतों के मध्य यहां जो है स्थित है, इसे ही कहा जाता है तकला मकान या तकला माकन का मरुस्थल। इसके बाद आता है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल यहां चीन और मंगोलिया में, जो कि कैसा है, यहां भी एक ठंडा मरुस्थल है। तो इस तरह से हमें सीमाओं के आधार पर भी प्रश्न पूछा था कि कौन सा मरुस्थल किन दो देशों के मध्य में है या कहां पर विस्तृत है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से नूबियन मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र है, कि नूबियन मरुस्थल कहां कहां पर है या कहां पे हैं। ए, नामीबिया और बोत्सवाना में, बी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में, सी, नाइजर और चाड में, डी, मिस्र और सूडान में। कहां पर जो है नूबियन मरुस्थल है। तो अब यहां पे समझना, सबसे पहले तो नूबियन मरुस्थल है कहां। नूबियन जो मरुस्थल है यहां अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यह अफ्रीका के कौन से देशों में, अब यह समझना कि यहां जो है मिस्र और सूडान में विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी, कि जो लाल सागर का पश्चिमी तट है मिस्र और सूडान में, यहां लाल सागर के पश्चिमी तट के सहारे यहां विस्तृत है। और यह क्यों पूछा जाएगा, इसका सबसे बड़ा कारण है वह है मिस्र, कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जब मिस्र की यात्रा की गई तो मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था और इसीलिए वहां के ज्योग्राफिकली विशेष रूप से मरुस्थल को लेके, नील नदी, जिसे मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं, नील नदी के द्वारा जो नासिर झील का निर्माण किया जाता है, इस तरह के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। और मिस्र और सूडान, इन दोनों में यहां नूबियन मरुस्थल विस्तृत है। तो क्लियर हो चुका होगा कि नूबियन मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र क्या होगा? मिस्र और सूडान। अब देखिए अफ्रीका में कई मरुस्थल है। अब देखिए बात करते हैं हम कि नामीबिया, बोत्सवाना और इसके साथ यदि हम दक्षिण अफ्रीका को जोड़ दें तो इन तीन देशों में जो मरुस्थल है उसे कहा जाता है कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल जिसका मुख्य कारण किसे माना जाता है? बेंगुला ठंडी, बेंगुला जो ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है बेंगुला धारा, उसे
कालाहारी मरुस्थल में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और इस कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति निवास करती है उसे बुशमैन कहा जाता है। तो बुशमैन जो जनजाति है वह इसी कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इसी तरह से बात करते हैं नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, और इसमें यदि हम एक देश और जोड़ दें, कौन सा देश? इसमें एक देश है, वह है अंगोला। अंगोला। तो यहां पर जो मरुस्थल है उसे कहा जाता है नामीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? नामीब मरुस्थल कहा जाता है, जो कि नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला में। अब ध्यान रखना, कालाहारी मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार तो बोत्सवाना में, कुछ जो है नामीबिया में और कुछ अफ्रीका में, और नामीब मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार नामीबिया में, लेकिन इसका कुछ भाग दक्षिण अफ्रीका, कुछ भाग अंगोला में। इसी तरह से नाइजर और चाड की बात करें तो यहां पर नाइजर, चाड, इसके अलावा इसमें माली है, दक्षिणी सूडान है और केनिया। यहां पर जो एक मरुस्थल का विस्तार है उसे कहा जाता है साहेल मरुस्थल। यानी कि सहारा के मरुस्थल के जो दक्षिण में, यहां जो सहारा का मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल के दक्षिण में जो एक और मरुस्थल विस्तृत है, इस मरुस्थल को कहा जाता है साहेल मरुस्थल। और यह भी कहां पर है? अफ्रीका के अंतर्गत है। और मिस्र और सूडान में कौन सा है? नूबियन मरुस्थल है। तो इस तरह से मरुस्थल के संदर्भ में जब भी प्रश्न आते हैं तो अधिकांश प्रश्न आपको अफ्रीका के बाद में एशिया, जो मध्य एशियाई मरुस्थल है जिनके बारे में हमने चर्चा की, पश्चिमी एशियाई मरुस्थल है, उनके बारे में विशेष पूछा था। यानी कि सऊदी अरब के मरुस्थल है, ईरान के मरुस्थल है, कजाकिस्तान के जो मरुस्थल है, इनको हमें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा था। और विद्यार्थी यहीं पर ही क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका का भाग है? ए मोजाम्बे, एरिजोना, 3 यहां है सोनोरन। सोनोरन, और चौथा है ग्रेट बेसिन। अब इसमें से कौन से मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में हैं? अब समझना यहां से, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के यूएसए और मैक्सिको में मरुस्थल है, उनका यदि हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में आता है, सबसे पहले आता है ग्रेट बेसिन। सबसे उत्तर में कौन सा है? ग्रेट बेसिन, जो कि किस में है? यूएसए के अंतर्गत है। उसके बाद दूसरा है, यहां भी कहां मिलेगा आपको? यूएसए में है। तीसरा जो है वह है एरिजोना, यहां भी कहां पर है? यूएसए में। इसके बाद अगला है वह है सोनोरन, यहां यूएसए और मैक्सिको में है। और इसके बाद आता है चिहुआहुआन, यहां यूएसए और मैक्सिको के अंतर्गत है। तो इसका जो सही है, मोजाम्बे एक है, एरिजोना भी है, सोनोरन भी है,
और ग्रेट बेसिन भी है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी। चारों ही जो है वह उत्तरी अमेरिका में है, यानी कि यूएसए और मैक्सिको। अब इसमें देखिए चिहुआहुआन जो है यहां उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चिहुआहुआन है। और ये जो जितने भी मरुस्थल है इनके मरुस्थलीय दशाओं का उत्तरदायी कारण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा को माना जाता है कि कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है वह यहां पर यानी मोजाम्बे, एरिजोना, सोनोरन और ग्रेट बेसिन में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी। और विश्व में अधिकांश मरुस्थल या वहां पे जो मरुस्थलीय दशाएं उसके लिए ठंडी महासागरीय धाराओं को उत्तरदायी माना जाता है। जैसे अटाकामा मरुस्थल है तो उसका मुख्य कारण है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। क्लियर हो गया? इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है तो वहां है पश्चिमी पछुआ प्रवाह। तो इस तरह से हमें जो है मरुस्थल, उसके मरुस्थलीकरण के क्या कारण हैं और कौन से मरुस्थल कहां हैं, किस महाद्वीप में, किस देश में, इसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है? ए ग्रेट सैंडी, बी गिब्सन, सी सिम्पसन, डी साहेल। अब देखिए जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जिसे हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं, और प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वह मरुस्थलीय है। तो यहां पे कौन कौन से मरुस्थल मिलेंगे? यहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। यहां सभी जो डेजर्ट है यहां सभी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन यहां भी ऑस्ट्रेलिया में है और सिम्पसन यहां भी ऑस्ट्रेलिया में। तो पीछे कौन सा रहा? डी। डी जो है यहां ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। साहेल जो है यहां अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में नाइजर, चाड, माली, दक्षिणी सूडान, यहां पर यह मरुस्थल का विस्तार है जिसे हम साहेल मरुस्थल के नाम से जानते। तो इस तरह से हमें विश्व के मरुस्थल को लेके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मरुस्थल कहां है। जब आप रिवीजन करें तो ध्यान रखें सबसे प्रमुख जो है वह आपको पहले एशिया के मरुस्थल को समझना है। एशिया, उसके बाद अफ्रीका और अफ्रीका के बाद में आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपको उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बाद में आप पढ़ते हैं
तो वह है इन मरुस्थल को विशेष रूप से आपको इसी क्रम में देखना है कि एशिया में कौन से हैं और कहां पर है, अफ्रीका में कौन से हैं, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से, केवल आपको ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के केवल प्रांतों में, कुछ पश्चिमी प्रांत में, कुछ उत्तरी प्रांत में स्थित है। इसके बाद दक्षिण उत्तरी अमेरिका में जो है यूएसए और मैक्सिको में है, कनाडा में नहीं है। और दक्षिण अमेरिका का जो मरुस्थल है जिसे हम आटाकामा का मरुस्थल और पेंटागोनिया का मरुस्थल कहते हैं, आटाकामा का मरुस्थल चिली में जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन इन मरुस्थल के लिए मरुस्थलीय दशाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना कि कौन सा मरुस्थल, वहां पे कौन सी ठंडी महासागरीय धारा चलती है। और जब हम एशिया के मरुस्थल की बात करेंगे तो एशिया के मरुस्थल जो है वहां पे ठंडी धाराओं का प्रभाव नहीं है। तो एशिया में विशेष रूप से थार के मरुस्थल का जब प्रश्न आता है तो उसके मरुस्थलीकरण का उत्तरदायी कारण मानवीय क्रियाकलाप जैसे अतिचारण है, निर्वनीकरण है, जल का अनुचित प्रबंधन है, चारागाहों का जो है विनाश, ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने विश्व के प्रमुख मैदान और मरुस्थल को लेके जितने सारे प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उन पर बात की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।